वी वर टॉकिंग अबाउट चार्जिंग। चार्जिंग के अंदर फर्स्ट मेथड जो हमने डिस्कस कर ली हुई थी ऑलरेडी, दैट वाज चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, राइट? हेली, आप क्लास के बाद एक बार मेरे को ऐसा हो तो कनेक्ट कर लेना, मैं आपको जहां पे भी इश्यू आ रहा है आई विल गाइड यू, ठीक है? सर नहीं, अब तो क्लियर हो गया। ओके ओके ग्रेट। सर थोड़े टाइम पहले ही हुआ था, आज ही। ओके ओके, नो इश्यूज। चलिए, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग के चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यार दो चीजें मैंने आपको बताई हुई थी, एक था जीपीएस एंड दूसरा था पीएनएफ। याद है क्या ये दोनों बातें? जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव व्हेन रब्ड विद सिल्क, एंड प्लास्टिक रॉड बिकम्स नेगेटिव व्हेन रब्ड विद फर। क्या ये बात याद है हमें? यस और नो? यस सर। यस सर। गुड, बहुत बढ़िया। यार वहां पे जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना ऋतुराज, तो मैंने तेरे को क्या बताया था पता है? मैंने तेरे को बोला था कि तू एक ग्लास की रॉड ले ले, बराबर, और इसको सिल्क के ऊपर ले घसने का काम चालू कर, ये घसवानू काम दारे चालू करवानू है, बरोबर? तो यहां पे आप क्या करते हो, आप एक्सटर्नली एनर्जी देते हो, राइट? आप अपने हाथों से इसको घिस रहे हो, यानी यू आर गिविंग सम एक्सटर्नल एनर्जी। आ रही है क्या ये बात समझ में? और इस एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से जो ये फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन, यहां घिस रहे हो यानी यहां फ्रिक्शन हो रहा होगा। ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। और कोई मेरे को डेफिनेशन बताएगा क्या चार्जिंग की? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ चार्जिंग? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज व्हाट वी कॉल एज चार्जिंग। तो बच्चे यहां पर भी क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट माथी दूसरी ऑब्जेक्ट में चार्ज मूव कर गया, घुस गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? चार्जिंग बोलेंगे। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में हमने हेल्प किसकी ली है? फ्रिक्शन की ली है। सो दिस टाइप ऑफ चार्जिंग इज व्हाट वी कॉल एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यार एक खास बात मैंने तेरे को चार्जिंग बाय कंडक्शन में बताई थी। मैंने आपको बताया हुआ था कि चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर किस टाइप का चार्ज आता है? लाइक, अनलाइक, किस टाइप का चार्ज आता है? लाइक चार्ज। लाइक चार्ज। लाइक चार्ज आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन के केस में क्या होगा? तो बच्चे फ्रिक्शन के केस में एक ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहा होगा, यानी एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। कश्वी, ये बात समझ में आ रही है क्या? तो मैडम मेरे को बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए हैं तो उस पर जो चार्ज आता है, और एक ऑब्जेक्ट ने अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो उस पर जो चार्ज आता है, क्या दोनों को हम लाइक चार्ज बोलते हैं या अनलाइक चार्ज बोलते हैं? अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर जो हमारी ऑब्जेक्ट है, दोनों जो ऑब्जेक्ट है आपकी, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, दोनों पर लाइक चार्ज नहीं होते, एक टाइप के चार्ज नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के चार्ज होते हैं। तो इस बात को खास ध्यान रखना, छोड़ना नहीं इस बात को, राइट? सर रिपीट करो ना एक बार। हाँ जी सर, बिल्कुल, बताइए कहाँ से रिपीट बताना है? वो अनलाइक चार्ज वाला सर। ओके, जैसे ही आप दो ऑब्जेक्ट्स को ऐसे रब करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लाइक मान लो यहां ग्लास रॉड की मैं बात करूं, जब आप सिल्क के साथ रब करते हो तो ग्लास की रॉड इलेक्ट्रॉन क्या करती है? डोनेट कर देती है। और जब ये ग्लास की रॉड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी तो ये खुद कैसी बन जाएगी?
पॉजिटिव। लेकिन सामने जो सिल्क है उसने तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, और जब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो वो कैसी बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। दैट मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट्स पर जो चार्ज आता है वो कैसा आ जाता है? ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। ओके तो अगेन, कैन वी यूज कंडक्शन फॉर ऑपोजिट चार्जिंग? कैन वी यूज दैट? नो सर। नहीं कर सकते, क्योंकि कंडक्शन की प्रोसेस में एक ही टाइप के चार्ज आते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। आ रही है क्या बात समझ में? गुड। अब आते हैं थर्ड लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। राइट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सर हाँ जी सर। चार्जिंग बाय कंडक्शन का एग्जांपल क्या होगा? अरे कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिस जो ऑलरेडी चार्ज्ड है उसको तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के कनेक्शन में लेते आ, राइट? तो एक जगह से दूसरी यहाँ चार्ज ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके सर। वहां फिजिकल टच की जरूरत होती है, यहाँ पर भी फिजिकल टच की जरूरत है। नाउ वी आर गोइंग टू सर अंडरस्टैंड। चार्जिंग ऑफ फोन क्या होगा? किसका क्वेश्चन था ये? चार्जिंग का फोन? सर मेरा। यस। मुझे चार्जिंग अ फोन है ना, वो भी कंडक्शन की प्रोसेस से होने वाले चार्जिंग के अंदर काउंट करेगा। बिकॉज यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर थ्रू वायर हो रहा होता है, और क्योंकि वायर के थ्रू वहां पे कंडक्शन हो रहा है, यानी जो चार्जेस हैं वो वायर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये कंडक्शन की ही प्रोसेस में आएगा। राइट? ओके चलिए, ओके। नाउ कमिंग टू चार्जिंग बाय इंडक्शन। कितने लोग यहाँ पे क्रिकेट के शौकीन हैं? क्रिकेट या फुटबॉल, बताओ। अमेजिंग, ठीक है, अच्छी पब्लिक है अपने पास, ठीक है, डन। चलिए, तो यार देखो, मान लो कोई एक मैच चल रही है अपनी, और उस मैच के अंदर इंडिया की हालत थोड़ी खराब हो चुकी है। राइट? एक तरफ विराट साहब खेल रहे हैं और दूसरी तरफ बुमराह खेल रहा है। राइट? मतलब बड़ी बड़ी अजीब सी जोड़ी है क्रीज के ऊपर। राइट? अब होता क्या है कि अगर तुमने तुमने मतलब बुमराह ने विराट कोहली को ये लंबे लंबे सिक्सेस मारते हुए देखा, और भाई को भी जोश आ गया, है ना? ये इसका भी खून उबाल मार गया, खून खौल गया इसका, आज तो सिक्सर मार ही देना है, आज तो वाट ही लगा देनी है सामने वाली टीम की। राइट? और ये भाई ने भी दो तीन जड़ दिए, तो इसे अपन बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्शन बोलते हैं। अच्छा, पता है इंडिया के अंदर अभी इलेक्शंस का माहौल है, राइट? है ना? और ये तुमने मीम्स बड़े पढ़ रखे होंगे कि कोरोना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्शन, ऐसा ऐसा कुछ बनाया था ना? यस सर। मतलब जी सर जी। हाँ सर। हाँ, मतलब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे कोरोना घटता चला जाएगा, है ना? और जैसे जैसे इलेक्शन दूर जाएगा वैसे वैसे कोरोना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस तरीके का, मतलब अजीबोगरीब सा रिलेशन है। अच्छा, ये जो नेता लोग होते हैं ना, बड़े शातिर लोग होते हैं। ये पता है सोसाइटी को पोलराइज करने का काम करते हैं। अब यार ये वर्ड बड़ा भारी भरकम सा मैंने यूज किया है, पोलराइज करना। कोई मेरे को बता सकता है इस पोलराइज करने का मीनिंग क्या होता है? एनीवन? सर चार्ज करना। अरे नहीं यार, अभी चार्जिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो पोलराइज करने की बात कर रहा हूँ। ये नेता लोग जो आते हैं ना, मालूम है, जहां इनको पता चलता है कि यहाँ एक कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, तो वो उस कम्युनिटी के लिए बोलने लग जाते हैं कि ये ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, और इनको तो छोड़ूंगा नहीं, ऐसी ऐसी 50 बातें तुम्हारे सामने करके चले जाते हैं।
और इसकी वजह से हम बेचारे भोली भाली जनता दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, अमीर गरीब में स्प्लिट हो जाती है, हिंदू मुस्लिम में स्प्लिट हो जाती है, यानी पूरी सोसाइटी को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। मेरे को बताओ, क्या वो नेता तुमको टच करने आता है? नहीं, बिना टच किए भाई में इतना पावर है कि दूर खड़े रह के पूरी सोसाइटी को उसने क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। सही है ना? वाइब्रेशन। सॉरी सॉरी विश्वा, सर वाइब्रेशन। नो, कमिंग टू दैट, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। ठीक है, ट्राई अच्छा किया। ओके ग्रेट। यस यस, अरे यार अभी बोल ही नहीं रही लड़की। सर सेपरेशन। यस, सेपरेशन, बिल्कुल अलग कर दिया उन्होंने। ठीक है, चलिए किस तरीके से ये अलग करने की प्रोसेस हुई जरा समझना। तुम कहीं पे खड़े थे, ये रहे तुम भोले भाले से, राइट, हाँ एकदम एकदम शरीफ शाने, और ये आपका एक इंसुलेटेड स्टैंड है। ओके, कैसा स्टैंड है ऋतुराज, मेरे को बता सकते हो क्या ये? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड, यस। प्रीत, किस टाइप का स्टैंड मैंने यूज किया यहाँ पे, कैन यू टेल मी? इंसुलेटेड सर। इंसुलेटेड स्टैंड यूज किया है, बहुत बढ़िया। तो साहब ये जो स्टैंड है ना आपका, दिस इज इंसुलेटेड। अब मान लो मैंने इस स्फीयर के नजदीक, अच्छा ये स्टैंड के अंदर ये वाला पार्ट भी आ जाता है हो, तो ये दोनों इंसुलेटेड है, राइट, ये दोनों इंसुलेटेड है। ऊपर मैंने एक मेटालिक स्फीयर रखा हुआ है, ये क्या है बच्चे? मेटालिक स्फीयर है, ठीक है। द्विज ये क्या है बताओ, ये जो स्फीयर जैसा दिख रहा है ये है क्या यार? मेटालिक स्फीयर है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको क्या बोलता हूं कि आप एक रॉड इसके नजदीक लेके आ जाओ, और वो रॉड कौन सी है तो वो मैं आपको बताता हूं। वो रॉड है प्लास्टिक की। कौन सी वाली रॉड है बताओ? प्लास्टिक की। प्लास्टिक की। जिसको आपने किसके साथ रब किया हुआ है? फर के साथ। यानी उस रॉड पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। आ रही है क्या ये बात समझ में? तो ये मैंने मूवी के अंदर एंट्री करा दी उस नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड की, यानी अपने नेता की एंट्री करा दी है। अब देखना ये पूरा बवाल क्रिएट करेगा, है ना? जैसे उस नेता ने पूरी सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, वैसे ही ये नेता इस सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। देखना बात को ध्यान से। मेरे को ये बताओ, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, बहुत बढ़िया। कनन, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? कनन मैडम, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बताओ? अनम्यूट करो। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे बच्चे बताओ? मैं बताऊं? यस, ये रिया है ना? अट्रैक्ट। मेरे को पता था। यस, अट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। सर इसमें चलिए, आपने प्लास्टिक रोड लिया ना ये? हाँ जी, यहां मैंने प्लास्टिक रॉड यूज किया। ओके चलिए, सो यहां हमने प्लास्टिक रॉड को यूज किया हुआ है, जिसको आप बराबर घस करके ले आए हो, किसके साथ? फर के साथ घस करके ले आए हो, राइट। नेगेटिवली चार्ज रॉड है। तो अब ये नेगेटिवली चार्ज जो रॉड है ना बच्चे, वो इस मेटल में जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ पड़े हुए हैं, वो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी? भगाना चालू कर देगी। अबे अभी अभी तो तूने बताया लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अरे यार भूल गया तू। अरे याद है कि उड़ गई? यस सर। मेरे को लग ही नहीं रहा है। बताओ लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। रिपेल।
तो इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। होगा। इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज इसका और नेगेटिव चार्ज इसका दूर जाता रहे, अलग अलग हो जाएंगे, राइट? अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से शिफ्ट करके यहां चला गया तो यहां तो पॉजिटिव बन जाएगा, हाँ या ना? बताओ। यस सर। यस सर। यस। वेरी गुड। तो बच्चे अगली पिक्चर के अंदर, इसके जस्ट बाद वाली पिक्चर के अंदर, हाँ जी हीत बोलिए। सर वो दोनों के पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो सर वो मेटालिक स्फीयर वो प्लास्टिक रॉड के इलेक्ट्रॉन्स को सर पीछे क्यों नहीं धकेल देता? ये न्यूट्रल था बच्चे, ये ऑलरेडी चार्ज था, ये पहले न्यूट्रल था, इनिशियली ये न्यूट्रल है, अभी भी समझो इस चीज को, शुरू में ये न्यूट्रल है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है इसमें, समझ रहे हो बात को बच्चे? नहीं नहीं क्लियर हो रहा है हीत? यस सर, यस सर। पक्का? सर ये नेगेटिव चार्ज वाला फिर से समझाओ ना। ओके चलो हाँ क्वेश्चन सर, 50%। हाँ सर, पता चल गया, उसमें प्रोटॉन्स होंगे इसलिए उसकी ताकत और नेगेटिवली से ज्यादा कम होगी। यस ओके चलो छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट पूछ लेते हैं ताकि अपने दोस्त का डाउट क्लियर हो जाए। देखो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा बताओ जल्दी? रिपेल। रिपेल। रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो यहाँ का नेगेटिव इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपेल करना चालू कर देगा। और नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करता है। तो बच्चे ये इसके नियर वाला जो फेस है ना, इसके नियर वाला जो फेस है ये पॉजिटिव बन जाएगा, और इससे अवे वाला जो फेस है वो कैसा बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। आ रही है क्या चीज समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं? अरे यार, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, इस तरफ जाना चालू करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। Yes. यस सर। यस। बहुत बढ़िया। फिर से वही डायग्राम हम फिर से रेप्लिकेट कर रहे हैं। ये है आपका वो स्फीयर। ध्यान रखना दोनों बॉडीज कांटेक्ट में नहीं आ जानी चाहिए। अगर कांटेक्ट में आई तो एग्जामिनर खचैक करके मार्क्स काट लेगा, फिर छोड़ेगा नहीं तुमको, ठीक है? तो कांटेक्ट में नहीं आने देना। क्यों नहीं आने देना तो उसका रीजन मैं आपको एंड में बता दूंगा, ठीक है? चिंता मत करो। सो ये हमारा इंसुलेटेड स्टैंड था, ये हमारी वो नेगेटिवली चार्ज रॉड है, और ये वो मेटालिक स्फीयर है। बच्चे हुआ क्या कि इसके नियर वाला एंड जो हमारा है वो कैसा बनता गया? पॉजिटिव बनता गया। प्रणाली व्हाट अबाउट फार वाला एंड? फार यानी दूर वाला जो एंड है उसका क्या हुआ है बताओ? कैन यू रिपीट सर? प्रणाली माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके नजदीक लेके आ रहा हूं तो ये नियर वाला एंड किस तरफ का चार्ज लेगा और ये अवे वाला एंड किस तरीके का चार्ज एक्वायर कर लेगा? सो मैं बताऊं? एज डिस्कस्ड ये वाला पार्ट जो है बच्चे वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर मैंने पॉजिटिव 4 बनाए हुए ना तो नेगेटिव भी कितने बनाए हैं? 4 ही बनाए। कॉन्सेंट्रेट करना इस चीज के ऊपर, क्योंकि यहाँ एक आध बार 2-3 बच्चों की मैंने गलतियां देखी हुई हैं, राइट? तो ये मिस्टेक करना नहीं, बिकॉज अभी भी ये ऑब्जेक्ट तो न्यूट्रल ही है, और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव 4 है तो नेगेटिव भी 4 है, तो +4 -4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट आपकी अभी भी कैसी है? न्यूट्रल है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? यस सर। अरे थम्स अप थम्स डाउन कुछ कुछ करके मेरे को बता दो। ओके सर ठीक कैन यू है। एक्सप्लेन यस 1 सेकंड? सॉरी, सर आपने जो अभी एक्सप्लेन किया वो आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके सो आई वाज सेइंग बच्चे कि
जितने आप यहाँ पे पॉजिटिव बनाओगे ना, उतने ही आपको इससे अवे वाले एंड पे नेगेटिव भी बनाना रहेगा, बिकॉज अभी तक ये ऑब्जेक्ट हमारी चार्ज नहीं हुई है, अभी भी ये जो हेरा फेरी हुई है वो अंदर अंदर ही हुई है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल लिया है, अभी ये मेटल के अंदर ही है। तो 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, अभी भी न्यूट्रल ही है ऑब्जेक्ट, राइट। ओके। बट हुआ क्या है पूरी प्रोसेस के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स जो है वो सेंटर्स क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, राइट। यानी एक पॉजिटिव बन चुका है, एक नेगेटिव बन चुका है, यानी इस नेता ने इस कम्युनिटी को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। मेरे को बताओ इसका टेक्निकल टर्म क्या है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। Right. बोले तो इस रॉड नाम के नेता ने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, अब पोलराइज कर दिया है। तो डिफाइन अगर मुझे करना हो कि पोलराइजेशन क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस में what you have did is you have separated the centers of positive and negative charges. So the process of separation of centers of positives and negative charges आगे कोई कंप्लीट करवा सकता है क्या? मैं expect कर रहा हूँ। Into opposite sides of an object. Yes. On two opposite sides of an object, that is what we call as polarization. कितने लोगों को डेफिनेशन याद हो गई? How many students are there जिनको ये डेफिनेशन तैयार हो गई है पोलराइजेशन की? मस्ती नहीं करना हो, पूछ लूंगा मैं, फिर हैंड डाउन नहीं करने दूंगा। एक बार मैं बोल देता हूं ताकि फिर से अभी क्लियर हो जाए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ centers of positive and negative charges on opposite sides is called good polarization। बहुत बढ़िया, चलिए। Yes, Vidansh। Yes, sir. बताओ। The process of separation of positive and negative charges. On two opposite sides, right? Yes. Good। सही है, चलिए ठीक है। Bunisha, can you define it? Bunisha। Yes, Kavina। The process of separation of positive and negative charge on both sides. Good। On two opposite sides बोलना will be more appropriate। Great, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे प्रोसेस हो गई किसकी? ये प्रोसेस हो गई पोलराइजेशन की। इससे आपने क्या कर दिया है, पोलराइज कर दिया हुआ है चीजों को। ये इस पूरी प्रोसेस से आपका ये स्फीयर पोलराइज हो चुका है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट स्टेप के अंदर what we are going to do is we are going to connect an earthing wire with this metallic sphere। क्या करने वाले हैं? एक अर्थिंग वायर कनेक्ट कर देंगे इस मेटालिक स्फीयर के साथ। ध्यान देना बात को। तो अभी तक ये ऐसा था, अब नया डायग्राम बनाने के बजाय मैं थोड़ी सी कंजूसी कर लेता हूं और इसी में मैं कनेक्ट कर देता हूं अर्थिंग वायर। दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। ये है अर्थिंग का सिंबल। यार अर्थ जो है ना, उसका पोटेंशियल 0 होता है। बताओ कैसा होता है उसका पोटेंशियल? 0।
और ये कितने भी अमाउंट के चार्ज को एक्यूमुलेट कर सकती है। जितने अमाउंट में आप चार्जेस देना चाहो उतने अमाउंट में चार्जेस ये क्या कर सकती है, एक्यूमुलेट कर सकती है। बहुत हैवी कैपेसिटेंस है इसका, मतलब इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ये कैपेसिटेंस वर्ड जो है दैट विल बी इन सेशन 2.4, वो आप पढ़ने वाले हो सेकंड चैप्टर के अंदर। तो अर्थ का कैपेसिटेंस क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, बहुत तगड़ा कैपेसिटेंस होता है, तो आप जब चाहो जितना मर्जी चार्ज उसको दे सकते हो और जितना मर्जी चार्ज उसमें से ले सकते हो। बिल्कुल विश्वा, ग्रीन कलर के हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स के अंदर वायर आते हैं जिन्हें अर्थिंग वायर कहा जाता है, अगर 10th स्टैंडर्ड में आपको याद हो तो आई वाज कलर कॉम्बिनेशन आल्सो, देख लो मैंने ग्रीन कलर से बनाया। यस हर्ष, आपने पोटेंशियल का क्या बोला था इसमें? अर्थ जीरो पोटेंशियल पे होती है। ओके राइट, ओके। तो इसको आप कितना भी चार्ज दे सकते हो विदाउट इंक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल। आर्या कैपेसिटेंस जो है ना बच्चे, ये आएगा सेशन 2.4 के अंदर, तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे तो इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। सो अगर आपको सीखना है जस्ट लेट मी नो, हम क्लास के बाहर उसको डिस्कस कर लेंगे, बट वी वुड नॉट लाइक टू वेस्ट द टाइम ऑफ द क्लास, राइट? चलेगा ना? पर इसने कुछ बोला ही नहीं। Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, चलिए। सो जैसे ही आप बच्चे ये अर्थिंग वायर कनेक्ट करते हो तो व्हाट वी नो इज, हमको पता गया है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के अंदर चार्जेस का ट्रांसफर चालू हो जाएगा। तो यार यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये रास्ता मिल जाता है, इस रास्ते से ये धम्म करके सारे कहाँ चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। अब मेरे को बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस रास्ते से जमीन के अंदर चले गए तो यहाँ पूरे स्फीयर में क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चला गया, राइट? Positive charge. पॉजिटिव चार्ज, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स चले गए यहां से तो पूरे स्फीयर के अंदर क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा, राइट? पर मेरे को एक बात बताओ, इसके जस्ट बाद मेरे को हटाना सबसे पहले किसे चाहिए? पहले मुझे अर्थिंग वायर हटाना चाहिए या ये जो हमारी रॉड है इसे हटाना चाहिए? रॉड। रॉड। Rod. रॉड हटाना चाहिए, पक्का? अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर पहले हटाना चाहिए, ओके। मतलब यहाँ थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन वाला स्टेट बन रहा है। यस, माय क्वेश्चन अर्थिंग इज, वायर हो माय क्वेश्चन इज कि पहले मुझे किसको रिमूव करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले गए तो मुझे पहले किसे रिमूव करना चाहिए, इसको या इसको? किसे रिमूव करना चाहिए? सर रॉड को शायद। अर्थिंग वायर बस। सर वायर को। Earthing wire. अर्थिंग वायर। तो अर्थिंग वायर को। ओके, कमिंग टू लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, आते हैं और इसका लॉजिक देते हैं कि किसे रिमूव करना चाहिए और क्यों रिमूव करना चाहिए। मान लो किसी एक बदमाश बच्चे ने पहले रॉड हटा दी। अब तुमको आंसर पता चली गया होगा क्या है, रॉड नहीं हटानी है, ठीक है? तो मान लीजिए किसी बच्चे ने रॉड को पहले हटा दिया, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट तो हाई पोटेंशियल पे आ चुका है, राइट या रॉन्ग? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं और मैंने आपको बताया कि अर्थ हमेशा क्या होता है, 0 वोल्ट पोटेंशियल पे होता है। यस और नो? अरे यार, अर्थ कितने पोटेंशियल पे था? 0 वोल्ट पे था। चार्ज कितना भी दे दे, कितना भी ले ले, उसका पोटेंशियल चेंज होता नहीं है। धरती हमारी माँ है, उसका प्रेम हमारे लिए चेंज होता नहीं है, राइट? वो एक सरखुज હોય છે, કેટલું ચાર્જ તમે આપો, કેટલું ચાર્જ એનાથી લઈ લો, પણ પ્રેમ બદલાવાનો નથી. હવે આપણા મામીનો દીકરો ઈ પ્રેમની વાત નહીં કરતો હું, હો, ધ્યાન રાખજો. चलो, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा बच्चे वो ट्रांसफर हो गया था इस अर्थ के अंदर, लेकिन धरती हमारी माँ है, उसने पोटेंशियल को इंक्रीज हुए दिए बिना इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को इज्जत से एक्सेप्ट कर लिया। अब उस बदमाश बच्चे ने पहले रॉड हटा ली थी, तो ये क्या होता है, जैसे ही आप रॉड हटाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में से निकल करके फिर से कहां जाने लग जाएंगे?
इसके ऊपर जाने लग जाएंगे, राइट। और जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले आ गए तो फिर से ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। वो तो यार तेरा जो काम था वो पूरा हुआ ही नहीं। मतलब अपने को पहले क्या हटाना पड़ेगा, अर्थिंग वायर हटाना पड़ेगा, राइट। अर्थिंग वायर अगर आप पहले हटाओगे तो अब अर्थ के साथ इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, और अर्थ के साथ कनेक्शन खत्म होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्जेस ऐसे कुछ लगे हुए होंगे। ये आपकी रॉड है और ये आपका वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, राइट, ऐसे पड़ा हुआ है। और ये आपका इंसुलेटेड स्टैंड है, और यहां इन सब का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। सो ये हमारा स्फीयर है, ये हमारी रॉड है, और यहां इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, राइट। बताओ 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 कौन कौन से ये चीजें इन्वॉल्व है। याद ही नहीं हुआ इनको। Rod, ये sphere, and electrification. यस, रॉड, स्फीयर एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। सो ये हमारी रोड है, ये हमारा स्फीयर है, और ये हम इसका इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब चार्जिंग करना, राइट। सो बेसिकली होता क्या है बच्चे, आपने यहां से रिमूव कर दिया इस अर्थिंग वायर को, और अर्थिंग वायर जब आप यहां से गायब कर देते हो, फिर बाद में क्या करना होता है, आपको इस रॉड को हटा देना होता है। जब इस रॉड को हटाओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में आ जाएगा। दैट मीन्स अब ये स्फीयर कैसा बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बन जाएगा, राइट। ये कनेक्शन तो खत्म कर दिया ना अब आपने, तो अब इलेक्ट्रॉन आने जाने का झंझट खत्म हो गया। ये कनेक्शन में ही पूरा झोल था। इसको पहले हटाओगे कि इसको पहले हटाओगे, तो पहले किसको हटाना है, अर्थिंग वायर को। अब इसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन जो है वो नोट्स के एक एग्जाम्पल में आपको मिलने वाला है। एंड जहां तक मुझे याद आता है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। तो नोट्स ओपन कीजिए और उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है, और ध्यान से जो बातें मैंने बताई हैं उनको नोट करो। क्या पहले रॉड हटाया गया है या पहले अर्थिंग वायर हटाया गया है? Sir, earthing wire. अर्थिंग वायर। सर अर्थिंग वायर निकाला है तो रॉड और ये स्फीयर चिपक नहीं जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण? अरे उसको हमने पकड़ के रखा है ना दोस्त, नहीं वो पकड़ के रखा है ग्राफ, यूं लगा रखा है इसके पास। ओके। यस भाई, नोट्स जो है ना अपनी वो उस पे गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड है, सो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 की मैं बात कर रहा था इतनी देर तक। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। डाउट किसी को? ध्यान रखना थोड़ा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, एक्सप्लेन चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एक 2 मार्कर बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डायग्राम ढेर सारी आपको बनानी रहेंगी। मैंने थोड़ी कंजूसी करके काम खत्म कर दिया है, तुम कंजूसी करोगे तो मार्क्स मिलने में भी कंजूसी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं करना। तुम एक एक चीजें क्लियर करके दिखाओगे कि भाई पहले ये सिर्फ मेटालिक स्फीयर है और यहाँ इंसुलेटेड स्टैंड है, फिर आप इसको नेगेटिवली चार्ज रॉड को नजदीक लेके आते हो, पोलराइज हो जाता है। अगले स्टेप में आप इसमें अर्थिंग वायर लगाते हो, अगले स्टेप में ये नेगेटिव चला जाता है, अर्थिंग वायर आप हटा देते हो, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करते हो, और फिर इसको हटा करके प्लस 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 ऐसा आपको पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हो जाएगा? कोई डाउट इसमें? ओके, ग्रेट। So this is what we call as charging by induction और electrostatic induction इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, इस प्रोसेस में जब आपने नेगेटिव चार्ज्ड रॉड ली है तो ऑब्जेक्ट किस तरीके का चार्ज एक्वायर करके बैठा है? Positive. पॉजिटिव। यानी अगर सिंगल स्फीयर आपके पास है और आपने नेगेटिव चार्ज रॉड यूज करी, तो उस टाइम पर ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज आएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कोई मेरे को इसकी उल्टी बात बता सकता है क्या?
रिवर्स इसका क्या होगा? कि अगर आपने रॉड पॉजिटिवली चार्ज यूज की होती तो यहां चार्ज कैसा बन जाता? नेगेटिव चार्ज बन जाता, राइट? क्या इस पूरी प्रोसेस में हमको इन दोनों को टच कराने की जरूरत पड़ी है? नो। No, sir. No, sir. कंडक्शन के अंदर आपको कनेक्शन देने की जरूरत होती थी, दोनों ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन के अंदर रब करना यानी टच कराना जरूरी था, लेकिन यहां किसी भी टाइप के फिजिकल कांटेक्ट के बिना ही हम ऑब्जेक्ट को कैसा बना देते हैं? इलेक्ट्रीफाइड बना देते हैं, चार्ज्ड बना देते हैं। आई होप ये डिस्कशन आपको क्लियर होगी। गिव मी अ थम्स अप इफ यस, नो तो प्लीज आस्क योर डाउट्स। सृष्टि, जानवी, तरुष, प्रखर के पीछे उन्होंने तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। अरे कहाँ हूं? ठीक है, डन। So after understanding this, now we are moving towards the new topic, जिसमें हम समझने वाले हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये सब क्या होते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय कंडक्टर, व्हाट डू वी मीन बाय इंसुलेटर। चलो ठीक है भाई, तुम्हें कुछ पता है व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर किसको बोलते हैं? That conducts electricity or charges. बहुत बढ़िया। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, राइट? अच्छा, और कोई प्रॉपर डेफिनेशन दे सकता है क्या? That allows the transfer of electrons through it. बहुत बढ़िया। The objects which allow the transfer of electrons या electricity from them are known as conductors। लेकिन इन कंडक्टर्स की कुछ खास बातें होती हैं। अगर इनकी खास बातों की मैं बात करूं तो दैट इज, कहीं अगर मैंने आपको 1 by 1 का एक बॉक्स दिया हुआ है ना, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम मैंने अगर आपको दे दिया है, तो इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कंडक्टर्स के अंदर 10:28 से 10:30 जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, है ना? और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स में जैसे ही आप थोड़ा भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो तो उस थोड़े से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से भी धनाट करंट सेट हो जाती है। आ रही है क्या बात समझ में? अब ये जो मैंने आपको बताया, ये 1 मीटर क्यूब में जो चार्ज रहे हुए हैं उनका नंबर है। इसको हम साइंस में नंबर डेंसिटी के नाम से जानते हैं। नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। याद रहेगी ये बात, नंबर डेंसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कभी भी जब मैं आपको ये नंबर बता रहा हूंगा तो मैं आपको बताऊंगा भाई इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब। बहुत तगड़ी नंबर्स हैं यार, बहुत तगड़े नंबर्स हैं। So conductors are those materials which are having large number of free charge carriers, यानी उनमें फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं। एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास फ्रॉम देम, राइट? वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं। याद रहेंगी ये दोनों बातें? किसी को डाउट इसमें? सो सर इतने ही प्रोटॉन होंगे? फ्री, मैं बच्चे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री चार्ज कैरियर्स, यानी जो करंट को सेट करवाने में मदद करने वाला है ना,
कंडक्टर्स के अंदर उनका नंबर डेंसिटी 10:28 के ऑर्डर का होता है, मतलब इतना भयंकर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। सर वो क्या होता है? हम्म फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है? अरे भाई हाँ ना तो बोल, कहाँ गया यार? नो सर। ओके, देख, केमिस्ट्री के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी किया हुआ है, यस सर। तो ये पता होगा आपको पक्की बात है कि बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होता है, यस और नो? यस सर। तो ये जो बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइंडेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? समझ गया सर। यस। और बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं क्रिस्टल के अंदर, तो जो क्रिस्टल के अंदर फ्री हैं उनको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो बॉन्ड के अंदर बाइंडेड है उनको हम बाइंडेड इलेक्ट्रॉन्स या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, राइट? तो ये मैं इसके करंट के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 ही टाइप होते हैं, और भी होते हैं, बट करंट के कॉन्टेक्स्ट में हम डील 2 ही चीजों के साथ करते हैं, वन इज बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां मैंने जो डिस्कशन करी है दैट इज अबाउट फ्री चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी के बारे में, दैट इज 10:28 से 10:30 के ऑर्डर का। और यहीं अगर मैं इंसुलेटर की बात करने लग जाऊं साहेब, तो ये जो डेंसिटी है वो बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम। सो इनके लिए नंबर डेंसिटी क्या हो जाती है? नंबर डेंसिटी बहुत बहुत कम हो जाती है, वेरी वेरी लेस। एंड बिकॉज नंबर डेंसिटी इज वेरी वेरी लेस, तो सिचुएशन क्या होती है कि ये जो है दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इंसुलेटर्स, राइट? मतलब insulators are those materials which does not allow electricity to pass through them, और उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। और इनकी नंबर डेंसिटी कैसी होती है एज कंपेयर्ड टू कंडक्टर्स? बहुत बहुत कम होती है, राइट? 10⁻³ -4 -6 के ऑर्डर में चल रही होती है, बहुत कम नंबर डेंसिटी, राइट? इनको कई बार डाइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है, तो डरना नहीं, डाइलेक्ट्रिक कहा गया हो, इंसुलेटर कहा गया हो, मीनिंग दोनों का कैसा रहने वाला है? सेम रहने वाला है, ठीक है? अरे क्लियर है क्या ये दोनों बातें, कंडक्टर और इंसुलेटर की? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। Yes. चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जिसका नाम है डिस्चार्जिंग, यानी कि चार्ज को खत्म करना। चार्जिंग की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बार बार बताया कि वे इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होएगा, चार्ज हो जाएगी ऑब्जेक्ट, चार्ज करना यानी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना। अब एक चार्ज ऑब्जेक्ट मैंने तुमको दे दिया है, उसको क्या करना है? डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज करने के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। तो ये अर्थिंग क्या बोला है? तो एज आई टोल्ड यू कि जो हमारी धरती माता है ये बहुत भयंकर अमाउंट ऑफ चार्जेस को स्टोर कर सकती है, और इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट जितना ही बना रहेगा, राइट? सो पोटेंशियल में चेंज हुए दिए बिना ये जो हमारी अर्थ है, इट कैन होल्ड एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, इट कैन होल्ड ग्रेट अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट इंक्रीमेंट इन दी potential of earth. So the situation is आप पोटेंशियल बढ़ने नहीं वाला है इसका, और आप जितना मर्जी उतना चार्ज इसको क्या कर सकते हो? दे सकते हो। अब सोचो, अगर मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड इसका मतलब उसके पास कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स के पॉजिटिव चार्जेस? Electrons. इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, बहुत बढ़िया।
अगर यहां इस ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ हमारी कैसी है, 0 वोल्ट पे है, राइट? तो ये क्या करेगी, इसको भी 0 वोल्ट पे लेके आने का काम करेगी, क्योंकि चार्जेस तो तब तक फ्लो होते रहते हैं ना जब तक दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो इसका पोटेंशियल भी ये क्या बना देगी, 0, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके ये क्या कर लेगी, खींच लेगी। या ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, जितने भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे सारे खींच लेगी, न्यूट्रल बना देगी इसको। बोलो बात समझ में आई क्या? सर ये आपने क्या बोला था, डिस्कनेक्ट हो गया? डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग बाय अर्थिंग और ग्राउंडिंग जिसको हम बोलते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग के लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ जो है वो 0 पोटेंशियल पर रहती है हमेशा, उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता। एंड बिकॉज इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कुछ इस तरीके से होता है जिससे सामने वाली ऑब्जेक्ट भी क्या बन जाती है, 0 पोटेंशियल वाली बन जाती है। अरे याद है ना, चार्ज तब तक फ्लो करते रहता है जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस हो। सर ये अगर ऑब्जेक्ट इसके नेगेटिव चार्ज था ना, और अब ये अर्थ है, अर्थ इधर है, हाँ सर और वो ये ऑब्जेक्ट है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ओके। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अर्थ क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये न्यूट्रल बन जाता है, राइट? अच्छा, अब अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी आ जाए, राइट, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी आ जाए, और फिर आप इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दो, तो अर्थ क्या करती है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को भेज देती है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को भेज करके इसको ये क्या बना देती है, न्यूट्रल बना देती है। इन शॉर्ट, व्हेन यू कनेक्ट एंड चार्ज, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को जब आप कनेक्ट करते हो अर्थ के साथ, व्हेन चार्ज ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विथ अर्थ, transfer of electrons happens in such a manner that ऑब्जेक्ट हमारी क्या हो जाए, जो ऑब्जेक्ट आपने कनेक्ट किया हुआ है वो क्या बन जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। और इसी को आप क्या बोलते हो, अर्थिंग और ग्राउंडिंग बोलते हो। आएगी क्या बात समझ में? So when a charged object is connected with earth, when a charged object is connected with earth, the transfer of electrons happens in such a manner that the charged object is neutralized. This condition is known as earthing or grounding. बोलो डाउट कोई इसमें? मेरी वॉइस क्रैक हो रही है? Yes, I can repeat. Instead of मैं रिपीट करूं, किसी स्टूडेंट को अगर टूटा फूटा भी याद हो गया है, थोड़ा भी अगर उसको तैयार हो गया, आई विल हेल्प यू। तो यस विश्वा। When an object come in contact, when an charged object comes in contact with the earth, and by that the charge neutralize itself is called earth. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताया बच्चे आपने, कैसे गया है? यस सुजल। When a charged body comes in contact with the earth, directly or indirectly, transfer of electrons takes place in such a manner that the charged body becomes neutral. बहुत बढ़िया। This is what we call as earthing or grounding, right? So when a charged object is when a charged object is connected with earth, जब आप इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हो, so transfer of electrons takes place in such a manner that the object becomes neutralized. ये जो ऑब्जेक्ट है आपकी, वो क्या बन जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। और क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो गई, यानी चार्ज उसका खत्म कर दिया गया, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, अर्थिंग नाम दिया हुआ है। डाउट कोई, स्टिल इश्यू? सर यस। सर वो मेटल स्फीयर में आपने बोला ना उल्टा हो सकता है, वो दिखा सकते हो कैसे होगा? मतलब मैं समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ।
यस अच्छा, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके आवे तो फिर पूरी प्रोसेस दिखा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पे आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके आओगे, ठीक है, सेपरेशन ऐसा होगा कि यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, राइट? यस। ओके। अब जब अर्थिंग आप इसमें कनेक्ट करोगे तो उस टाइम पर ये वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यस और नो? यस सर। तो आर रूल ऑफ अर्थिंग क्या बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस इन सच अ मैनर दैट ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाना चालू कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव होगा ना उस केस में, तो यहाँ पॉजिटिव होगा तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन्स जाना चालू कर देंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन अगर हो गया तो इस तरफ जो नेगेटिव आपका था वो स्फीयर को क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज बना देगा। ओके सर। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेशन 1.1 फिनिश हो जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं दो चार्जेस की, राइट, if I am talking about two charges, let's say one is Q1 and second one is Q2, right? I am talking about two charges Q1 and Q2 which are separated by a distance of R. इन दोनों को मैंने कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, R डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। कोई मेरे को बताएगा कि चैप्टर नंबर 8 11th स्टैंडर्ड में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? M1 into Masses. M2. 1 and M2 masses of ये the प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था? R square. Distance of the both between the them. masses. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट? फिर जब आपने इसको कंबाइन किया हुआ था तो इक्वेशन वाज F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर। किसी को याद है क्या? फिर इसके बाद हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा करके कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, Gravitational constant. Gravitational. जी। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल G M1 M2 बाय R स्क्वायर। और जब आपसे इसका लॉ का स्टेटमेंट पूछा जाता है तो स्टेटमेंट में आपको बार बार 11th स्टैंडर्ड के अंदर फोर्स किया था कि डायरेक्शन बताना मत भूलना। किसी को डायरेक्शन याद है क्या इसकी? Towards the center. अलोंग द लाइन जॉइनिंग, है ना, लाइन जो जिस लाइन Joining both the centers. यस एंड टुवर्ड्स द ईच अदर, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आपका बनता था, राइट? नाउ एकदम चीजें यहाँ रेप्लिकेट होने वाली हैं, बस ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना। बहुत इंपॉर्टेंट थियरी बता रहा हूं, नाम है कुलम्स लॉ। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज कुलम्स लॉ। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? कुलम्स लॉ की। बताओ यहाँ कितने चार्जेस हैं? हाउ मेनी चार्जेस आर देयर? दो चार्जेस है, बहुत बढ़िया, दो चार्जेस हैं एंड दे बोथ आर नॉट मूविंग, यानी दोनों किस में है? रेस्ट में है, राइट? दो हैं, दोनों रेस्ट में है एंड दोनों का साइज कैसा है? तो साइज इज पॉइंट साइज्ड, राइट? बहुत छोटे छोटे चार्जेस ले रखे हैं, राइट? पॉइंट साइज चार्जेस हैं। So 2 point size charges at rest अब सुनना, अब स्टेटमेंट ध्यान देना। देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट साइज्ड चार्जेस एट रेस्ट। फिर से बात सुनना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट साइज्ड चार्जेस एट रेस्ट। ये डिस्क्लेमर है, अगर ये डिस्क्लेमर नहीं दिया तो मार्क्स पड़ेंगे। बताओ क्या था डिस्क्लेमर? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन
2 point sized charges at rest. क्या ये डिस्क्लेमर याद हो गया है सबको? अरे यार, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 point sized charges at rest. केवल बता सकते हो ये स्टेटमेंट पूरा एक बार? Two point size charges at rest. The electrostatic force between 2 point sized charges at rest, right? Yes, sir. बताओ. पूरा लॉ बताओ. नहीं, पूरा लॉ नहीं बोलना है, वो इतना ही पार्ट बताना है यार, रेस्ट तक ही बताना है. सर The electrostatic force. Force between 2 point size at charges on at rest. Yes. तो अब कंसंट्रेट करना बात पे. सबसे पहले आपको बोलना रहेगा ये, and then we will talk about this, right? So listen carefully. The electrostatic force acting between 2 point size charges at rest is inversely proportional to square of distance between them and directly proportional to product of magnitude of their charges. अरे यार, फिर से सुन बात को. The electrostatic force acting between 2 point sized charges at rest is inversely proportional to square of distance between them and directly proportional to product of magnitude of their charges. यहां तक का स्टेटमेंट कौन बोल के सुना सकता है? The electrostatic force acting between 2 point sized charges at rest is inversely proportional to square of distance between them and directly proportional to product of magnitude of their charges. Yes, Sujal. So the electrostatic force between 2 point size charges at rest is inversely proportional to the square of distance between them is directly proportional to the magnitude of charges, product of magnitude of charges between them. Yes, product of magnitude of their charges. Good. ये इतनी बात तो अपन ने किसकी करी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की करी है. तो देख लो, ये F is directly proportional to Q1 Q2, F is directly proportional to 1 upon R square. बच्चे ये स्टेटमेंट भी तेरे को याद होना चाहिए. देख, एकदम रेप्लिकेट हो रहा है. यहाँ M1 M2 था, यहाँ Q1 Q2 हो गया है. यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon R square, यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon R square, right? Yana, can you repeat this? Yana. चलिए. So, the electrostatic force between 2 point size charges at rest is inversely proportional to square of distance between them and directly proportional to product of magnitude of their charges. ये था फोर्स का मैग्नीट्यूड. लेकिन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के लिए उसकी डायरेक्शन बताना भी बहुत जरूरी है. तो इसके नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगी इसकी डायरेक्शन वाली बात कि ये डायरेक्शन क्या होगी. एंड डायरेक्शन इज द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, द फोर्स always acts along the line joining the two charges, right? So यहाँ पे आपका कुलम्स लॉ खत्म होता है. स्टेटमेंट एक बार मैं पूरी कंपाइल करके आपके सामने रख रहा हूं. प्लीज लिसन केयरफुली. The electrostatic force between 2 point size charges at rest is inversely proportional to square of distance between them and directly proportional to product of magnitude of their charges. Okay.
द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। यहां पे आपका क्या हो जाता है, कूलम्ब्स लॉ फिनिश हो जाता है। अरे क्लियर है क्या ये बात, कोई डाउट इसमें? सर यस सर एक बार लास्ट फिर से रिपीट करो ना। बिल्कुल। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट साइज्ड चार्जेस एट रेस्ट is inversely proportional to square of distance between them and directly proportional to product of magnitude of their charges. The force always acts along the line joining the two charges. Okay. फटाफट अब इसका लास्ट एक्सप्रेशन देख लेते हैं और फिर खत्म कर देते हैं लेक्चर को। बच्चे अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर दूं, सो कैन आई राइट इट एज F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर? लिख सकते हैं ना, जैसे यहां हमने लिखा था F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर, क्या सिमिलर वे में F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिखा जा सकता है? यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। ध्यान रखना यहां पे हम चार्जेस का क्या कंसिडर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। तो कभी इस पूरे लॉ में न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ऐसा नहीं कर देना कि तुम चार्ज अगर -5 कूलम का दिया हो तो तुम -5 और +3 ऐसा लेकर के कर रहे हो, नहीं, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है बस, नथिंग एल्स। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा? इक्वली, इक्वालिटी, और साथ में आएगा कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है ना, इसको मैं लिख रहा हूं ब्लैक कलर से। कौन से कलर से लिख रहा हूं? ब्लैक कलर से लिख रहा हूं। स्मॉल के लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? स्मॉल के। और ब्लैक कलर से लिखने का मेरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि ये कांस्टेंट के नाम पे कलंक है। क्या है ये? कांस्टेंट के नाम पे कलंक है, राइट? क्यों ये के कांस्टेंट के नाम पे कलंक है, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट? बट अभी के लिए याद रख लेना कि ये जो के है ना, ये कांस्टेंट्स के नाम पे कलंक है, राइट द्विज? यस सर।